आज हम रियल एनालिसिस का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो सबसे पहले अपन वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो, आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपको कुछ दे रखा था, सेट ए था, उसमें एलिमेंट थे 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट थे। और दूसरा दे रखा था आपको बी में क्या दे रखे एलिमेंट, ए बी और सी। यदि आपको याद हो तो फॉर्मूला ए के लिए अपन ने n माना था और n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 4। और बी में यदि कार्डिनलिटी बी की क्या हो गई, बी की कार्डिनलिटी हो गई आपके 3 हो गई, तो ये आपका m हो गया। और यहाँ चलो ढंग से लिख दो, ए की कार्डिनलिटी क्या हो गई यहाँ पे, इसको अपन ने 4 हो गई, जिसको क्या माना था, n माना था। और आपको पता है पहला जो ए पार्ट है वो नंबर ऑफ फंक्शंस बताने हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शन आपको फॉर्मूला याद है, अपन ने लिखा था बी की कार्डिनलिटी और वापस क्या हो जाएगा ए की कार्डिनलिटी। और यूँ देखें तो अपन ने लिखा था m की पावर n। तो m यहाँ पे कितना है 3 है, n यहाँ पे कितना है 4 है, तो ये 3 की पावर क्या हो गई 4 हो गई, ये आपका हो गया 81। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन है। यहाँ सारी मैपिंग क्या हो रही है, ए से बी में हो रही है सारी मैपिंग, बट सेकंड में आपके कंडीशन बोली है कि F2 है वो हमेशा C आएगा। जैसे अब यहाँ पे ए के एलिमेंट लिख दिए, चलो लिख देते हैं, अच्छे से करते हैं। F2 हमेशा क्या आएगा, C आएगा। और ये बोल रहा ऐसा कोई x, मतलब ऐसा कोई x नहीं मिलेगा, इसका मतलब होता है दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू A जिसके लिए क्या आ जाए, fx क्या आ जाए अपना b, मतलब b पे कोई मैप ही नहीं होगा। तो चलो इसको अच्छे से समझते हैं। ये हमने समझ लिया क्या है, a है, ये अपन ने क्या समझ लिया है, ये b समझ लिया आपने। a के एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 ले लिए, और b के एलिमेंट ले लिए a b और c ले लिए, ये 3 एलिमेंट ले लिए। अब देखो यहाँ पे है कि जो 2 है वो हमेशा कहाँ पे मैप होता है, 2 आपका मैप होगा c पे। तो ये आपका 2 इज ऑलवेज, ये ले लिया आपने c पे ले लिया। तो 2 के लिए कितना हुआ ऑप्शन, एक ही ऑप्शन हुआ। और यहाँ पे अब ये कितने हैं, 4 एलिमेंट है, तो एक के लिए कितने ऑप्शन हो गए, एक मिनट, इसमें 3 एलिमेंट, हाँ ठीक है 3 एलिमेंट है, तो एक के लिए क्या ऑप्शन हो गए, ए पे जा सकता है, बी पे जा सकता है, पर अपन को पता है कि ऐसा कोई एक्स मिलेगा ही नहीं जो कहाँ पे जाए, बी पे जाए, तो बी पे जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे फिर देखो, अब 1 बाय लिखते हैं, 1 के लिए कितने ऑप्शन हो गए, बी पे तो कोई एलिमेंट जाएगा नहीं, तो एक तो ए है एक सी है, ये दोनों पे आ सकता है, तो ये लिख दिया। 1 के लिए कितने ऑप्शन हो गए, 2 हो गए। दूसरा 2 के लिए कितने ऑप्शन है, 2 अपन को गिवन है हमेशा सी पे मैप होगा, ओनली सी, तो ये 2 का हो गया 1, मतलब एक ही ऑप्शन है। फिर 3 के लिए ये ए पे हो सकता है, ये सी पे हो सकता है, तो इसके लिए अपने पास 2 चॉइसेस हो गई। फिर वापस सॉरी, इस 3 के लिए 2 हो गए ना, ये ए पे हो सकता है, सी पे हो सकता है। फिर 4 के लिए क्या, बी पे होगा नहीं, तो इसके लिए भी क्या है, 2 चॉइसेस है। तो आपका ये सेकंड पार्ट है, उसका आंसर क्या आ गया, 2 क्यूब हो गया, जो कि आपका क्या है 8 है। अब देखो, अब जो थर्ड पार्ट है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो अब देखो वो अच्छे से करते हैं। तो थर्ड पहले बोल क्या रहा है, थर्ड पार्ट बोल रहा है नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने एफ ए से बी में सच दैट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी डज नॉट हैव प्री इमेज। मतलब ए से बी में वही है, अपन को नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं, तो क्या बोल रहा है ये, एटलीस्ट बी के एक एलिमेंट की क्या नहीं, प्री इमेज नहीं है। तो ध्यान से समझना ये बात। तो देखो ये समझ लिया आपने क्या है, लेट्स से दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। तो ए में एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, बी में ले लिए ए बी और ये ले लिए सी। यहाँ पे अपन ने पास में वापस बैठा दिया, ये आपने लेट कर लिया क्या है, लेट से दिस इज योर ए, दिस इज ए, एंड लेट से दिस इज बी। और अगेन अपन ने ये तीनों बार कर दिया, लेट से दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। ये ए, ये बी, ये ए और ये बी, तीनों बार लिख दिए। अब देखो इसमें एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4, ए बी सी, 1 2 3 4 और ए बी सी। ये अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो एटलीस्ट वन, ये लिखा हुआ है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी डज नॉट हैव प्री इमेज। तो इसका एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जिसके क्या नहीं है, प्री इमेज नहीं है। तो अपन लेट कर लेते हैं, पहले वाले में अपन ने वो सारे एलिमेंट लिए हैं जिसमें एक ही प्री इमेज नहीं है, मतलब सारे ये है ना, ए के अलावा ये सब पे मैप हो जाएंगे। प्री इमेज मतलब एक 1 2 3 4 इन चारों एलिमेंट की ए इमेज नहीं होगी, तभी तो ए की कोई प्री इमेज नहीं आएगी। और वापस सेकंड हमने ले लिए वो सारे एलिमेंट जिसमें बी को छोड़ दिया पूरा, थर्ड में ले लिया किसको, सी को छोड़ दिया। अब ध्यान से देखना, टोटल यहाँ पे चॉइसेस कितनी हुई, एक के लिए 2 चॉइस हुई, देयर आर 2 एलिमेंट्स, बी पे मैप हो रहा है, सी पे हो रहा है,
2 के लिए भी वापस 2 चॉइसेस है, 3 के लिए भी ये बी और सी सबके लिए 2 2 है, तो यहाँ 2 की पावर 4 हो गया। सेम थिंग हियर, तो यहाँ से टोटल कितनी हो गई 2 की पावर 4 हो गई, और यहाँ भी कितनी हो गई 2 की पावर 4 हो गई। तो अपने टोटल फंक्शन कितने बने हैं, 2 की पावर ये 16 होता है, 6 ये 32 और 48, तो टोटल 48 है। तो क्या आपका आंसर 48 होगा? नहीं। वो कैसे? यदि एक एलिमेंट को छोड़ा है तो एक बार एक फंक्शन बनाते हैं, ये देखो ये बी पे मैप कर दिया, ये 2 भी बी पे कर दिया, 3 भी बी पे कर दिया, और ये 4 भी बी पे मैप कर दिया। अब इसका कहाँ 1 2 3 सारे कहाँ पे मैप हो रहे? बी पे। और दूसरी बार हमने एलिमेंट लिया है 1 को कर दिया ए पे, 2 को भी ए पे, 3 को भी ए पे, और 4 को भी ए पे। सब एलिमेंट को एक ही, यहाँ पे जैसे अपन कौन सा केस ले रहे हैं, यहाँ पे अपन केस ले रहे हैं 2 एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है, 3 एलिमेंट की नहीं हो तो कुछ मैपिंग होगी नहीं, इधर से इधर कुछ आएगा नहीं, क्योंकि तीनों की प्री इमेज नहीं है। यहाँ पे छोड़ रहे हैं 2 की प्री इमेज नहीं है, ए और सी की, उसमें बी और सी ले लिया अपन ने, और यहाँ पे सारे एलिमेंट लेट कर रहे हैं कहाँ पे मैप हो रहे हैं आपके, ये सारे ए पे मैप हो रहे हैं। चलो इसमें आप ए मत रखो, वैसे इट डजंट मैटर, यहाँ पे बी पे करो, इस पे सी पे, अच्छा सी छोड़ा है, हाँ कोई इशू नहीं है, तो चलो ए पे ले लिया। अब देखो अपन देख रहे हैं ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब इसको वापस लिखे नीचे, तो ये लिखा ए, ये लिखा बी, वापस आपने ये लिखा ए, ये लिखा बी, ये लिखा आपने ए। बहुत काम का फॉर्मूला यहाँ से प्रूव करेंगे अपन। यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 ए बी सी। अब ये वही ले रहे हैं जिसमें ए को नहीं लिया है, 1 2 3 4, ये वापस वही केस है जिसमें बी को नहीं लिया है, और ये 1 2 3 4 यही वही केस है जिसमें आपको सी को नहीं लिया है। अब यहाँ ये सेम ही चीज है, यहाँ पे सारे एलिमेंट बी पे मैप कर रहे हैं, मतलब ए और सी को छोड़ा है। इस बार समझ लेते हैं सारे एलिमेंट कहाँ पे मैप कर रहे हैं, सी पे मैप कर रहे हैं। तो ये ले लिया अपन ने, सारे सी पे मैप हो रहे हैं। अब यहाँ पे अपन ले रहे हैं सारे एलिमेंट सी पे। अब यहाँ पे देखो बी को छोड़ना है, तो ये सारे एलिमेंट कहाँ पे ए पे मैप हो रहे हैं, तो यहाँ पे अपन लेट कर लिया, सारे एलिमेंट कहाँ पे मैप हो गए, सी पे मैप कर दिए ये लोग। उसका ही जो बचा हुआ पोर्शन है जिसमें 2 की प्री इमेज नहीं है, वो वाला केस ले रहे हैं। और यहाँ पे सारे जैसे ए पे कर दिए, तो अब आप लेट कर लो सारे, सॉरी बी पे कर लो, जस्ट लाइक डू इट। सारे यहाँ पे अपन सोच रहे हैं बी पे मैप कर लिए। अब देखो ये आप देख रहे हो, ये 6 जो टाइप के फंक्शन है, हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताने, 48 फंक्शन हो गए, कितने 16 हो गए। अब इन 16 में 2 ये वाले केस है, ठीक है, और इन 16 में 2 ये है, 2 ये, मतलब टोटल 48 में से टोटल 6 ये है। तो अब यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, 1 2 3 4 सबकी इमेज क्या आ रही है, बी आ रही है। और आप ध्यान से देखो तो वापस ये देखो, ये वाला और ये वाला 1 2 3 4 ये इसकी इमेज क्या हो गई, बी। तो मतलब ये डबल बार काउंट हो गया, जो 48 में है ये 2 बार काउंट हुआ है। अब दूसरा वापस सारे एलिमेंट की इमेज कहाँ पे हो रही है, ए पे मैप हो रही है। तो आप ध्यान से देखोगे तो जो अगला ही केस है उसमें सारे एलिमेंट की इमेज कहाँ पे आई हुई है, ए पे आई हुई है। तो ये आपका गड़बड़ हो गया। तो ये भी आप बोल सकते हो कि भाई नहीं बैठेगा, क्योंकि दोनों ये सेम ही केस हो गए, यहाँ भी चारों के ए पे चार। अब यहाँ देखोगे ये सब सी पे मैप हो रहे हैं, ये भी सारे सी में। तो इनमें 48 में से जो ये 6 है ना, उनमें 3 रिपीट हुए हुए हैं, तो उनको जो 2 बार ऐड हुए हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आपके क्या आ गया, 48 आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे ये 48 आपका क्या है, ये आपका आंसर है। अब देखो यहाँ पे अपन जनरल फॉर्म ले लेते हैं, व्हेन वन एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द, यहाँ पे देखो ये डोमेन होता है और ये को डोमेन होता है। जनरल फॉर्म लेते हैं व्हेन एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ को डोमेन डज नॉट हैव प्री इमेज। अब ये वाला केस लेते हैं, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम जनरल फॉर्म कर रहे हैं। अब देखो ये जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म एटलीस्ट ये आपका एफ ए से बी में कोई मैपिंग हो रही है जहां ए भी नहीं है नल सेट और ना आपका बी है वो क्या है, नल सेट है। और कार्डिनलिटी ए की ले ली अपन ने n और बी की क्या ले ली, अपन ने m ले ली। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस
when at least one element of कोडोमेन, जो B है आपका, दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन ऑफ कोडोमेन does not have प्री इमेज। इसमें क्या है, एक के पास क्या नहीं है, प्री इमेज नहीं है। तो अब देखो उस केस में क्या बनेगा इसका। अब देखो अपन ने ये अपन ने लिया है, जैसे लेट्स से दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, ठीक है। वो एग्जांपल आपके सामने है, उसको थोड़ा सा हेल्प लेके वी विल प्रूव अ फॉर्मूला। तो यहाँ पे लेट्स से हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर आर n एलिमेंट्स इन डोमेन। सो लेट्स से a1 a2 दिस इज a3, these are n एलिमेंट्स इन डोमेन एंड टोटल देयर आर m एलिमेंट्स, इक्वल नहीं मानते हैं, लेट्स से b1 b2 b3 डैश 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 bm, देयर आर m एलिमेंट्स इन कोडोमेन। अब अपन को क्या करनी है, मैपिंग करनी है। तो देखो एटलीस्ट वन एलिमेंट, तो ये समझ लिया इसमें किसको, B1 को आपने गायब करा है। तो A1 के पास कितनी चॉइस हो गई, इसके पास m-1 चॉइस हो गई। ये कितनी चॉइस हुई, m-1। वैसे ही A2 के पास कितनी चॉइसेस, भाई इसके पास दिख रहा है ना आपको m-1 चॉइसेस है। यहाँ 1 का कोई लोड नहीं है, इसके पास भी कितनी चॉइस है, m-1 है। गॉट इट ना, क्योंकि एक हटा दिया तो अब हर केस में इसके पास कितनी चॉइसेस हो गई, m-1 चॉइस होगी। तो ये हर a1 a2 a3 सबके पास इतनी है, n एलिमेंट है, तो टोटल ये क्या हो गया, m-1 सबके क्या, ये इतना हो गया फंक्शन। समझ गया ना। अब देखो दूसरा, अब यहां जैसे अपन ने b1 को हटाया, अगली बार b2 को हटा सकते, b3 को हटा सकते, ये कितनी चॉइसेस हो गई, m हो गई। तो इसको लिख दो यहाँ पे, टोटल आपके पास कितनी चॉइस है, पहली बार इसको हटाया, दूसरी बार इसको हटाया, तो ये समझ लो m हो गया, उसको mc ले लो, मतलब ये इनमें से एक को चूज करने के तरीके, तो m तरीके हैं क्योंकि देयर आर m एलिमेंट्स। अब देखो जब यहां पे अपन एक को हटा रहे थे इसको, तो अपन के पास क्या हुआ था, अपन के पास दो कुछ एलिमेंट ऐसे थे, वो क्या हो रहे थे, दो बार ऐड हो रहे थे। तो यहाँ पे एक एलिमेंट अपन ने ए को छोड़ा, तो ये जो अपन ने टोटल सब्सट्रैक्ट इसीलिए करा क्योंकि दो को छोड़ने वाले, यदि ए को छोड़ रहे हैं तो दो एलिमेंट को छोड़ने वाले क्या एलिमेंट हो रहे हैं, वो दो बार आ रहे हैं। तो अपन यहाँ पे अब एक को छोड़ रहे हैं, तो अगले केस में कौन से एलिमेंट एक्स्ट्रा आएंगे, वो एक्स्ट्रा आएंगे दो एलिमेंट की प्री इमेज नहीं वाले। जैसे कि यहाँ पे देखो दो एलिमेंट की प्री इमेज वाले वो सेम बन गए ना, तो अपन समझ रहे हैं कि इसमें है ना वो सारे एलिमेंट एक्स्ट्रा बार आए हुए हैं, कितने, दो की प्री इमेज नहीं है वो वाले एलिमेंट। तो चलो फिर अब ऐसे एलिमेंट कितने, उनको सब्सट्रैक्ट कर दो। तो अब देखो यहाँ पे अब अगला वाला केस समझ लो, दो एलिमेंट हटा दिए, दो की प्री इमेज नहीं है, क्योंकि यही वो होंगे जो इसमें एक्स्ट्रा बार आए हुए हैं। तो अब देखो कितने एलिमेंट हो, इसको कट करा तो अब आपको समझ लिया, इस दो एलिमेंट को हटा दिया, तो टोटल आपके पास कितनी चॉइस है A1 के लिए, इस बार आपके पास होगी m-2। तो ये टोटल कितने एलिमेंट है, ये m-2 है हर एक के पास, और टोटल n एलिमेंट है, तो ये n बार आ जाएगा, तो ये बन गया आपका n। अब देखो यहां तक कोई किसी को दिक्कत। अब देखो यहां प्रॉब्लम क्या हुई है, पहले हाँ दो को सेलेक्ट करने के कितने तरीके, जैसे पहला सोच लिया इन दोनों को छोड़ दिया, फिर इन दोनों को छोड़ दिया, तो वही है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से लिख देंगे, ये mc2 हो गया, इनमें से दो एलिमेंट को छोड़ने के तरीके, पहले इन दोनों को जो भी है। अब देखो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कौन से हो गए, तीन की, यहाँ पे अपन को सब्सट्रैक्ट तो कौन से वाले करने थे, जो दो की प्री इमेज नहीं वो वाले, पर यहाँ एक्स्ट्रा कौन से सबसेट हो गए, जो भाई इसमें अब ऐसे समझ लो यहाँ पे दो की प्री इमेज वाले ना, इनके साथ जस्ट ऐसे होता है, जैसे एक की प्री इमेज नहीं है तो दो की प्री इमेज वाले एक्स्ट्रा हो गए। अब दो की प्री इमेज वाले एलिमेंट लिए, तो यहाँ तो अगला केस है ही नहीं, क्योंकि तीनों की प्री इमेज नहीं होगी तो उस केस में तो कोई एलिमेंट आएगा नहीं, पर यहाँ तो है ना। तो अब इसमें इसके साथ वो एलिमेंट भी सब्सट्रैक्ट हो गए जिनमें तीन की प्री इमेज नहीं है, तो अब उनको फिर वापस ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ तीन हटेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, एक के लिए चॉइस कितनी है, m-3 है, और वैसे अपन को कितने एलिमेंट लेने हैं, अपन को n एलिमेंट लेने हैं, तो n एलिमेंट लेने हैं, तो फिर ये इसको तीन एलिमेंट को छोड़ने के तरीके कितने हो गए, दैट इज m-3। अब इनको वापस ऐड करा, क्योंकि यहाँ से ये साथ सब्सट्रैक्ट हो गए, तो इनको ऐड करा। अब इनको ऐड करा तो फिर वापस चार छोड़ने वाले वो एक्स्ट्रा आ गए, फिर उनको सब्सट्रैक्ट करा वापस, तो ये आपका आ गया m-4 m-4। अब ये आपका कहां तक चलता जाएगा, जैसे यहाँ पे कहां रुके थे, यहाँ तीन एलिमेंट टोटल थे, तो यहाँ पे दो को छोड़ने वाले सब्सट्रैक्ट करके हम रुक गए थे, तो यहाँ पे लास्ट आपका लिख दिया m है ना, तो m-1 छोड़ने, मतलब m से m-1 चूज कर दिया, मतलब लास्ट एक एलिमेंट
पे ही हो रहे हैं सारे मैप, तो उस केस में आपके हो जाएगा m से क्या सब्सट्रैक्ट करना है, इस बार m माइनस 1 से सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब देयर इज ओनली वन केस। तो ये समझ गए, इट इज वन। इसको भी A1 के लिए भी एक चॉइस, A2 के लिए भी, सबको करके इसके क्या हो गए, n चॉइसेस हो गए। तो ये आपका बड़ा ही काम का फॉर्मूला है, याद रखना। आगे अपन प्रूफ करेंगे ऑन टू फंक्शन, वहां पे ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे, तो ये अच्छे से याद करना। अब देखो सीधा, अब जो अपना क्वेश्चन है, चलो हाँ ये करते हैं अपन के पास अब फॉर्मूला आ गया है, तो अपन देखते हैं कि भाई फॉर्मूला सही है या नहीं, इस सेम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो अपन को जो ए की कार्डिनलिटी है वो अपन ने क्या लेट करी है, एन ली है। तो एन आपका इस केस में कितना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये 4 आ गया। बी की जो कार्डिनलिटी है अपन ने एम ली थी, तो m क्या है अपने पास, यहाँ पे 3 है। तो अब देखो फॉर्मूला एक बार लगा के देखो, यहाँ पे m है अपने पास क्या, 3 है, तो 1 2 और थर्ड एलिमेंट आएगा नहीं, क्योंकि m की वैल्यू 3 लिखने से 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ ये 2 ही केस बनेंगे। तो पहला होगा 3c1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स से दिस इज 3c1 हो गया। उसके बाद m क्या है, 3 है, तो यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी 4, और ये 3 में, हाँ 2 की पावर 4 हो जाएगी, माइनस ये आपका आ गया 3c2, क्योंकि m की वैल्यू 3 है, और यहाँ से m माइनस 2, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1। तो 1 को भले लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ गई 3, और इसकी 2 की पावर 4 के आ गई आपके 16, और ये 3c2 आपको पता है 3 इंटू 2, और फिर ये 1 इंटू 2, तो ये आपका क्या आ गया, 3 आ गया। तो फिर आप देख सकते हो कि ये भी क्या है, 48 माइनस 3, और ये 45। क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, जस्ट यू कैन गो थ्रू ऑल दीज प्रोसीजर, सो जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला अप्लाई होता है, देख लो आपके आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब अपन नेक्स्ट एक, आपको हमने जो लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था फंक्शन में हमने बात करी थी कि भाई फंक्शन डिफाइंड कैसे होता है, पहले फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें सिंपल सा एक ही लाइन थी समझने की, जो हर एक एलिमेंट होता है डोमेन में उसकी यूनिक इमेज आनी चाहिए कोडोमेन में, ये हमने डिस्कस करा था फंक्शन के बारे में। और फिर अपन ने फंक्शन का ज्योमेट्रिक मीनिंग समझा था, ज्योमेट्रिक मीनिंग का अलाइन थ्रू डोमेन एंड पैरेलल टू कोडोमेन मस्ट इंटरसेक्ट द कर्व y इक्वल्स टू fx एग्जैक्टली वंस, क्योंकि एक से ज्यादा बार कट करेगी तो एक ही x पे 2 y की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे अपन ने लाइन ली थी, तो वो हो गया उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग। फिर अपन ने डिस्कस करा था टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, मतलब a से b में यदि a की कार्डिनलिटी क्या है, n है, b की है m है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की पावर n हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। उसके बाद हमने 1 फंक्शंस पढ़े थे। 1 किसको बोलते हैं कि यदि 2 एलिमेंट डोमेन के हैं, 2 एलिमेंट इक्वल ले लिए तो को डोमेन में भी उनकी जो वैल्यू हो जाएगी सेम हो जाएगी। और यदि को डोमेन के 2 डिस्टिंक्ट, वैसे इसको लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन को डोमेन। तो उसके बाद इसका फिर वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग वगैरह पढ़ा था। अब अपन पढ़ रहे हैं क्या, ऑन टू फंक्शन। सो ध्यान से पढ़ना, ऑन टू फंक्शंस। तो ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं, देखो हमने लेट करा n है, वो एम्प्टी सेट नहीं है, सॉरी a इज नॉट एम्प्टी सेट, और साथ में b भी क्या नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है। तो यहां से अब फंक्शन, ये f a से b में कोई फंक्शन है, इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। ये आपका ऑन टू फंक्शन है, क्या है ये बताओ, ये आपका ऑन टू फंक्शन है इफ, देखो एक तो ऑन टू के लिए हो जाता है आपका एफ ए है इक्वल्स टू बी। इसका क्या मतलब हुआ, एफ ए में आपने डोमेन के एलिमेंट रखे और ये पूरे इस बी के, ये वैसे हक से ये क्या होता है, ए के एलिमेंट आपने पुट करे, आपको कुछ एलिमेंट मिले जहां पे वो मैपिंग हो रही है, तो ये आपका रेंज सेट हुआ। तो रेंज सेट जब किसके इक्वल हो, इसको लिखने का, और ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑन टू, मतलब इधर जो भी एलिमेंट है उसकी प्री इमेज जरूर मिलेगी। तो एक और इसको लिखने का तरीका है, फॉर ऑल, मतलब फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, मतलब क्या हुआ, b के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, ऐसा हमें x मिलेगा a में, कैसे मिलेगा, सच दैट fx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y, मतलब इधर b के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ में एक थोड़ा जरूरी पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाना चाहता हूँ, तो वैसे ये मैं पहले बता देता हूँ कि जो
डिस्टिंक्ट एलिमेंट, लेट से दिस इज ए, दिस इज बी, ए के एलिमेंट अपन ने लेट कर लिए x1 x2 x3 ऐसे से, यहाँ समझ लिए y1 y2 y3 डैश डैश। अब देखो ये एलिमेंट ले लिए। अब यहाँ पे लाइन जो मैं लिखवाऊंगा वो है डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव डिस्टिंक्ट प्री इमेज। तो यहाँ से जो अलग अलग एलिमेंट लेंगे ना उसकी इमेज भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसका थोड़ा समझते हैं अच्छे से। जैसे y1 और y2 क्या ले लिया, इक्वल नहीं है दो एलिमेंट। पहले लेट करेंगे क्या होगा इनकी इमेज, यदि से भाई मैंने बोला डिस्टिंक्ट एलिमेंट की क्या होती है, इमेज अलग अलग होती है। अपन देखेंगे कि ये सेम हो जाए तो क्या होगा। तो अब समझ लिए कि y1 है वो क्या है, fx1 है, और y2 है वो क्या है, fx2 है। हमने ये लेट कर लिया। और अपन सपोज करते हैं क्या होगा यदि x1 और x2 ये इक्वल हो, ठीक है, किसके इक्वल हो, x के इक्वल हो। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, मतलब fx1 है और ये fx2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ दो एलिमेंट क्या हो गए, सॉरी ये दो एलिमेंट अलग है और अपन ने क्या कर लिया, इधर से यहाँ तक इनफ है। तो अपन ने ये दो एलिमेंट क्या लिए, ये अलग लिए और यहाँ दो एलिमेंट सेम कर दिए। तो ये देखो ये एलिमेंट अलग है और समझ लो ये दोनों सेम हो जाएंगे ना, तो ये तो समझ लो देखो ये मर्ज होके क्या बन गया, ये एक x बन गया। और यहाँ दो एलिमेंट अलग ले लिए। तो देखो ये आपको फंक्शन की जो डेफिनेशन है कि एक एलिमेंट की इमेज है वो यूनिक ही होनी चाहिए। तो यहाँ ये बात क्या प्रूव हो रही है, ये इट इज नॉट, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एफ ए बी इज अ फंक्शन। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि ये फंक्शन है, तो मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, यदि y1 और y2 इक्वल नहीं है तो x1 और x2 भी क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। यहां एक लाइन लिख दो, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव डिफरेंट, डिस्टिंक्ट भी वर्ड यूज कर सकते हो, डिफरेंट प्री इमेज। जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं उनकी अलग अलग क्या होती है, प्री इमेज होती है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। जैसे थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं, लेट से इसमें है 10 एलिमेंट है, ठीक है, या 20 है। अपन को पता है रेंज और एक्स्ट्रा एलिमेंट तो कुछ होंगे नहीं, क्योंकि अपन को पता है रेंज और कोडोमेन क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ जितने एलिमेंट है, लेट से 10 और 15 वॉट एवर, तो अपन इधर यदि 10 है ना, तो इनकी 10 तो इधर इमेज होगी, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट की क्या हो रही है, अलग अलग इमेज होती है। तो देखो अपन ने यहां से यदि 10 है तो यहाँ 10, क्योंकि अलग की अलग होगी। तो there must be, if there are 10 elements in codomain, then total number of domain will be either 10 or like more than 10, तभी अलग अलग की अलग अलग इमेज हो पाएगी। तो यहां से ये बात कर सकते हैं, एफ ए से बी में यदि ऑन टू है तो यहां से आपको पता है कि जो ए की कार्डिनलिटी है वो बी के इक्वल या बी से क्या होगी, ज्यादा होगी। आपने ये चीज समझ ली है। और जैसे आपको थोड़ा मैं 1-1 का ही रिवाइज कर देता हूँ। 1-1 में अलग अलग एलिमेंट होते हैं, उनकी क्या होती है, अलग अलग इमेज होती है। तो यहाँ जैसे भाई सारे एलिमेंट है ना, जैसे देयर आर 10 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे फिर 10 से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि यहाँ अलग एलिमेंट की क्या होगी, अलग अलग इमेज होगी। तो जस्ट उसका उल्टा केस है 1-1 का। तो 1-1 में क्या होता है, ए की कार्डिनलिटी इज लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी हो गया। तो अब देखो फिर यहां पे यदि इफ, इसका उल्टा ले लेते हैं अपन, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए से बी की कार्डिनलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो इस केस में क्या होगा, देयर डज नॉट, मतलब कोई भी मतलब किसी भी केस में पॉसिबल नहीं होगा कि ए से बी में एफ इज ऑन टू। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, एफ इज क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ये किसका केस है एग्जैक्टली, 1-1 इज पॉसिबल। यदि ये ए से बी ज्यादा है ना, तो you can always make a function from A to B, but it is not possible for onto function। अब देखो दूसरा केस लेते हैं। दूसरा इफ, ये इसका जस्ट ऑपोजिट ले लिया जो अपन ने प्रूव करा, ये हो गया ना, जैसे A की कार्डिनलिटी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, तो उस केस में देयर एग्जिस्ट, ऐसा हमें F जरूर मिलेगा। उसके लिए F क्या है, F आपका क्या है, ऑन टू है। तो ये हमने कंक्लूड कर लिया अच्छे से। अब आपने डेफिनेशन ऑन टू की अच्छे से समझ ली है। अरे उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं, वो क्या होता है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ऑन टू,
ऑन टू फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? देखो, ये अपन ने एक ही केस ऐसा होगा जिसमें ये आपका ए है, आपको पता है दिस इज डोमेन, और लेट्स से दिस इज बी, सो इट इज योर कोडोमेन। देयर इज ओनली वन केस जिसमें अपन ने लाइन कोडोमेन के पैरेलल ली थी, थ्रू डोमेन ली थी, बाकी सारी लाइन, क्योंकि उस केस में वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं हो रहा था, एक लाइन का दो बार इंटरसेक्ट कर रहा था। बाकी यहाँ पे अपन ले लिया, ये अपने कोई कर्व ले लिया, लेट्स से सेम कर्व अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये लाइन बना दी। अब देखो यहाँ पे ये किसका फंक्शन है? ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखना क्या है, यहाँ पे देखो ये आपको जो कोडोमेन बोल रहा है ना, बस इतनी सी बात है कि हर एक b के एलिमेंट के लिए, ठीक है, अपन के पास क्या होना चाहिए? a होना जरूर चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसे खाली नहीं पड़ा रहना चाहिए। तो यहाँ पे लाइन के लिए यहाँ क्या हो गया, ये समझ लिया आपने, लेट्स से दिस इज योर x1 और दिस इज योर x2, और इसका ले लिया, ये आपने ले लिया y1। तो यहाँ पहला आपका हो गया x1 y1 और ये आपका हो गया x2 y1 हो गया। मतलब x1 और x2 की क्या हो गई? एक ही इमेज होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये है कि इमेज जरूर होनी चाहिए। तो फिर इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इफ अ लाइन passes through codomain and parallel to domain must intersect the curve y equals to fx at least once। at least once को इसको मतलब भाई for all y belongs to b, at least वन का क्या मतलब हो गया? ये लाइन यदि इसको टच कर देगी ना, तो इसका मतलब उस y की वैल्यू के लिए आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब वो y ऐसे ही खाली नहीं पड़ा है। तो फिर इसको लिखते हैं, और यदि एटलीस्ट वन सब दो हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तीन हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एटलीस्ट x मिलना जरूर चाहिए, मतलब एक बार जरूर टच होनी चाहिए। तो f a to b अच्छे से लिखते हैं, इज ऑन टू फंक्शन इफ अ लाइन किसके पैरेलल है? पैरेलल टू डोमेन, line parallel to domain, a line a line passing through codomain and parallel to domain, और पास कहाँ से हो रही है? कोडोमेन से हो रही है। ऑन टू फंक्शन इफ a line passing through intersects the curve y equals to fx at least once। ये मतलब एक बार इसको टच करना बहुत नेसेसिटी होता है। तो ये यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम सारे जो चीजें हैं वो एक तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये पहला पार्ट हो गया, आपने डेफिनेशन अच्छे से समझ ली, दूसरे में हो गया ज्योमेट्रिक मीनिंग अच्छे से समझ लिया। अब जो तीसरा पार्ट है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट और इसका काफी काम का भी है। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, आपके ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे? तो यहाँ पे ये समझ लिया ए से बी में मैपिंग हो रही है, और लेट से कार्डिनलिटी ऑफ ए इज एन एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इज एम हो गया, जो आपको पता है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो यहाँ पे अपन ने ये लेट करा है। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखा, तो पहला केस ले लिया, यदि आपका n है उससे m बड़ा है, तो उसका क्या मतलब हो गया? यहां ज्यादा एलिमेंट है यहां से, तो यहां के हर एक एलिमेंट के लिए, जैसे यहां एलिमेंट 10 है, यहाँ एलिमेंट 15 है, आपको पता है खाली तो कोई बचेगा ही नहीं। यहाँ कितने? देयर आर 10 एलिमेंट्स हियर एंड 15 एलिमेंट्स आर हियर, तो यहाँ पे कोई खाली नहीं बचेगा और अलग की इमेज अलग होगी। मतलब यहाँ पे यदि 15 एलिमेंट है तो यहाँ 15 प्री इमेज चाहिए, जो पॉसिबल ही नहीं है, एलिमेंट तो 15 है। तो इस केस में आपके बनेंगे जीरो फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन बनेगा ही नहीं। और यदि आपका n है वो m से n इज ग्रेटर देन m, ये उसका उल्टा केस हो गया। तो उस केस में आपके कितने एलिमेंट बनेंगे? लेट्स से अल्फा एलिमेंट्स बनेंगे। कितने बनेंगे? ये आपके अल्फा बन जाएंगे। तो अब फिर इस पोर्शन को अपन ध्यान से पढ़ते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, आई थिंक आई नीड टू इरेज दिस। यहां से अपन के एक फॉर्मूला डेराइव होके आएगा। अब देखो, यहां से अल्फा की वैल्यू क्या है वही निकालना है। पहले अपन क्या करते हैं,
टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। हम क्या करेंगे, पूरा जो ये है ना, कितने फंक्शन बन सकते हैं ए से बी में, जो पता है आपको बी की कार्डिनलिटी और उसकी पावर हो जाएगी ए की कार्डिनलिटी, मतलब एम की पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, वी नो दिस। तो इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे फंक्शंस विच आर नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू वाले फंक्शन क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल फंक्शन लेंगे, उसमें से जो ऑन टू नहीं है वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और आपको पता है इसको अपन लिख सकते हैं एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट हैव प्री इमेज। एक ही बात हो गई ना भाई, एक एलिमेंट ही छूट गया कोडोमेन में जिसके प्री इमेज नहीं है, मतलब रेंज छोटी हो जाएगी किससे, कोडोमेन से। तो उस केस में अपन को पता है ऑन टू नहीं है, तो अपन को इसमें से ये हटाना है। तो देखो अल्फा क्या रहेगा, ये रहेगा, ये आपको पता है m की पावर n है। जब अपन ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फंक्शंस पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, वहां हमने ये समझ लिया था। अब ये अभी आज हमने जो एग्जांपल करा था उसमें एक जनरल जो फॉर्मूला डिराइव करा था, when there is at least one element of codomain does not have pre-image वाला करा था। फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था mc1, और ये आपका था m-1 की पावर n थी। दूसरा इससे नेगेटिव mc2, m-1 की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तीसरा फिर वापस यहाँ प्लस था mc3, m-1, इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर आपके हो रही थी n। ये ऐसे ही चलता जा रहा था पॉजिटिव। लास्ट एलिमेंट लिखना इतना नेसेसिटी नहीं, लिख देते हैं m-1। अब प्लस माइनस का छोड़ो, अपन साइन का इतना चाहते नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे आर के टर्म में निकालूंगा मैं। तो m-1 की जगह क्या हो जाएगा, m-1 हो जाएगा, जो कि 1 होगा बेसिकली। और इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हमेशा n ही रहेगी। तो ये अभी मैंने आज की क्लास में डिस्कस करा था। अब देखो, आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे 1 है, 1 को लिख सकते हैं क्या, mc0 लिख सकते हैं। यहाँ 1 की वैल्यू mc, भाई nc0 भले 5c0 हो 4c0, उसकी वैल्यू आपको पता है 1 ही होती है। तो ये mc0 लिखा, और ये अपन ने लिख दिया m-0 की पावर n ले लिया, फिर यहाँ नेगेटिव साइन लगाया, और यहाँ mc1, और ये क्या लिखा, m-1 की पावर क्या ले लिया, n ले लिया। फिर अगला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, mc2 हो गया, m-2 की पावर क्या हो गई, n हो गई। चलते लास्ट क्या हो गया आपका m-1, और यहाँ चलो इस बात लिख ही देते, खैर पूरा अच्छे से लिखते हैं, m-1 जो कि 1 है, उसकी पावर आपकी क्या हो गई, n हो गई। तो यही बचा है, इसको अपन समेशन फॉर्म में लिख दे, तो ये अपन ने लिख दिया समेशन, ये mcr लिख दिया, r की वैल्यू जहाँ फर्स्ट में 0 है, और यहाँ पे लिख दिया m-r, जो पहला वाला केस है उसमें क्या हो जाएगा, r 0 हो जाएगा, और लास्ट में जो r की वैल्यू 0 1 बढ़ते 1 2 3 कहाँ तक जाएगी, m-1 जाएगी, लास्ट केस हो गया। और यहाँ पे देखो आपको -1 की पावर लिख दो r का मतलब फर्स्ट वाले केस में है 0 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड वाले में नेगेटिव कर देगा, थर्ड वाले में स्क्वायर, मतलब समझ गए ना, 2 हो जाएगी, तो पॉजिटिव होके ये आपका फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब यहाँ पे अपन क्वेश्चंस ले लेते हैं इसी फॉर्मूले में। तो देखो सबसे पहले सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, 1-1 का भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। पहले ऑन टू का कर लेते हैं, फिर 1-1 का कर लेंगे, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे 1-1 ऑन टू, जिसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, या बाइजेक्शन भी बोल सकते हो। 1-1 को मैंने बताया था इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और ऑन टू को आप लिख सकते हो, इसको सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और 1-1 ऑन टू को बाइजेक्टिव। तो इंजेक्टिव 1-1 हो गया, सरजेक्टिव हो गया, ऑन टू हो गया, बाइजेक्टिव जो 1-1 ऑन टू दोनों हो। तो देखो यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन लेते हैं। एक तो ले लिया आपका ए ले लिया, 1 2 3 4 ले लिया, और आपका बी ले लिया, ए बी और सी ले लिया। चलो इसको ही थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये ले लिया 1 2 3, और यहाँ ले लिया डी ले लिया, और 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और दूसरा आपने ले लिया, ए ले लिया 1 2 3 4 तक ले लिया, और बी आपने लेट कर लिया ए बी और सी। अब मुझे बताओ पहले वाले में कितने ऑन टू फंक्शन मिलेंगे, क्वेश्चन को लिख देते हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन।
ऑन टू फंक्शन कितने मिलेंगे उसको निकालना है दोनों केसेस में। अब देखो पहला केस आपको दिख रहा है, ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3 और बी में एलिमेंट क्या है ए बी सी डी। तो यहाँ पे ए की कार्डिनलिटी है वो फर्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और बी की क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ये तो इस केस में तो एक भी फंक्शन बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बी का कोई भी वापिस नहीं बचना चाहिए, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए और हर एक की अलग अलग होती है, मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे। तो 4 एलिमेंट है, उसकी 4 कैसे होगी, वहां एलिमेंट ही 3 है, तो फर्स्ट वाले में तो ऑन टू फंक्शन बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ए की कार्डिनलिटी क्या है, ए की कार्डिनलिटी है वो बी से छोटी है, इसकी वजह से देयर आर नो ऑन टू फंक्शंस। अब बात रही सेकंड वाले में। सेकंड वाले में आपको पता है ए की कार्डिनलिटी को हम n लेते हैं, n की वैल्यू आपके आ गई 3, m की वैल्यू आ गई 4, तो बस यहां से फॉर्मूला लग जाएगा। तो आपको पता है अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है r = 0 से m-1 की पावर r, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका m-r हो जाएगा और उसकी पावर क्या हो जाती है n हो जाती है। फिर इसको सॉल्व करो, r यहाँ स्टार्ट तो 0 से होगा, m क्या है आपका 4 है, तो यहाँ क्या आएगा 3 तक आएगा, -1 की पावर क्या हो जाएगी, ये सॉरी r है तो अपन r ही लिख देंगे, और ये m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 या इट्स 4, तो ये 4 - r हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या, और पावर n कितनी है 3 है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, मैं बता देता हूँ। r यहाँ 0 लिखा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और वो बच गया 4³ दूसरी। वैसे इसका इतना लोड मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चलता है, तो यहाँ पे दूसरी वाले r1 लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 का, और यहाँ पे एक और चीज है वो है NCR, तो सॉरी NCR नहीं है आपका MC और R है यहाँ पे, तो ये चलो उसको उधर लिख देते हैं। ये आपका M कितना है यहाँ पे, लेट्स से इट्स 4, और ये आपका C हो गया, R हो गया, और ये वापस क्या हो गया m - r की पावर क्या हो गई n हो गई। देखो पहला आपका, फिर यहाँ से थोड़ा चेंज करते हैं, दिस वुड बी पॉजिटिव MC0, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, इसकी वैल्यू वैसे i की वैल्यू तो वही रही, r की वैल्यू 0 ली तो ये क्या बन गया 4 का क्यूब बन गया। तो m की जगह लिख देते हैं m की वैल्यू 4 है। अब दूसरा वाला केस, दूसरे वाले में नेगेटिव लेना है, और इस बार r क्या हो गया 1 हो गया, इसी वजह से ये नेगेटिव हो गया, 4c1 की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये आपका 3 का क्यूब हो गया, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 3 है। फिर अगला वाला पॉजिटिव होगा, r की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 4c2 है वो क्या होता है 4 × 3 1 × 2, तो ये आपका हो गया 6, और 6 हो गया, और यहाँ पे जब 2 लिया तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा। फिर नेगेटिव लिया 4c3, उसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है 4 होती है, और यहाँ पे फिर 3 ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे 3 लिया तो ये आपका हो गया 1 और 1 का क्यूब। उसके अगला तो फिर आपका 3 से आगे तो लेना ही नहीं है, तो इसको सॉल्व कर देना, सिंपल सा है, यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब देखो 1 1 का एक छोटा सा एग्जांपल करवा देता हूँ। 1 1 के लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1। हमें प्रूव करना है, एक फंक्शन ले लिया f, यहाँ पे z लिया है, z आपको पता है क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं, उसमें पॉजिटिव 0 से बड़े लिए हैं, यहाँ पे z कुछ भी हो सकता है, इससे यहाँ पे मैप हो रहा है, यहाँ पे समझ लिया z पे। तो 2 इंटीजर लिए हैं, पहला क्या है, एक यहाँ पे इंटीजर क्या है 0 या 0 से बड़ा है, या कोई भी इंटीजर है, और यहाँ से क्या z में मैप हो रहा है। तो अपन इसको देखना है कि ये 1 1 है या नहीं। तो 1 1 को चेक करने का तरीका क्या होता है, लेट हमने 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट, और हाँ अब सबसे जरूरी देखो, इनिशियली तो मैं आपको बता देता हूँ, धीरे धीरे आपको भी आना चाहिए कि आपको फंक्शन कैसे फॉर्म करना है। तो यहाँ से fn, m लेट करते हैं, तो यहाँ ये समझ लिया 2 की पावर n और 2m + 1, ये अपन ने कोई फंक्शन समझ लिया कि ऐसे डिफाइन करता है। धीरे धीरे आपको भी ये चीजें समझ में आने लग जाएगी, आप बना पाओगे फंक्शन ऐसे। अब देखो, अब हमने 2 एलिमेंट ले लिए, सपोज एक ले लिया x1 जो क्या ले लिया n, m, और ये ले लिया x2 जो क्या ले लिया r, s। ये किसके ले लिए 2 एलिमेंट बताओ, ये अपन ने ये समझ लिया आपका a है, और ये समझ लिया क्या है आपका b है। तो वैसे ही अपन ने 2 एलिमेंट पिक करे, यहाँ दोनों आएंगे जिसमें n की है ये कि n 0 या 0 से बड़ा होगा, r भी 0 से बड़ा होगा, ये दोनों को इंटीजर है, ये दोनों किसके ले लिए a के एलिमेंट ले लिए। तो भाई a में तो 2 एलिमेंट, यहाँ तो 1 एलिमेंट मिलेगा। तो अब देखो आपको पता है, तो अब देखो हाँ
चीजें ऐसे चलते हैं कि जैसे यहाँ रखेंगे एन एम रखेंगे ना, तो ये एन एम रखे दोनों अलग अलग एलिमेंट, ये 0 से बड़ा इंटीजर है और 0 या 0 से बड़ा, और यहाँ पे केस ये है कि ये कोई भी इंटीजर है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, 2 की पावर यदि 0 से बड़ा कोई इंटीजर है तो 0 से बड़ा यहाँ कोई वैल्यू आएगी। तो देखो ना, ये अब यहाँ पे यदि आप इसको 0 से बड़ा वाला केस नहीं होता तो समझ रहे हो ये नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव हो जाता तो फिर यहाँ पे 1 अपॉन कुछ आ जाता, 1 अपॉन कुछ आ जाता तो पॉसिबल थोड़ी है कि इंटीजर होता, समझ रहे हो। तो यहाँ नीडेड था कि n क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये आपको मतलब फंक्शन फॉर्म करना, धीरे धीरे आपको चीजें आने लग जाएगी। तो ये यहाँ से 0 से बड़ा है, मतलब ये क्या होगी, कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी 3, मतलब कुछ भी वैल्यू होगी 1 5 जो इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर और जो भी इंटीजर। और दूसरा यहाँ ये नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत, ये तो 100% पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये m की कोई भी वैल्यू है, इंटीजर इंटू इंटीजर प्लस, तो ये भी इंटीजर मिलेगा। तो ओवरऑल ये जो आपको है ना, ये एक इंटीजर मिल जाएगा, मतलब आपका क्या मिल गया, ये b का एलिमेंट हमें जरूर मिल जाएगा। तो अपन ने 2 एलिमेंट लिए तो हमने लेट कर लिया। अब देखो b के 2 एलिमेंट को, जो 1 1 का कॉन्सेप्ट होता है ना, अपन यही करते हैं कि b के 2 एलिमेंट को, जैसे आपने ग्रेजुएशन में भी काफी करा था, जहां जहां 1 1 प्रूव करना था, तो अपन ने को डोमेन के 2 एलिमेंट को इक्वल कर दिया, और यदि डोमेन के भी 2 एलिमेंट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो उस केस में हम बोल देंगे कि 1 1 हो जाएगा। तो ये आप समझ गए। तो अपन को क्या करना है, 2 एलिमेंट, ये समझिए ना, जैसे एफ एन एम ऐसे आ रहा है, तो एफ एन एम है, एक एलिमेंट किसका है, को डोमेन का है, इसको इक्वल कर दिया किसके, आर एस में। यदि मैं इक्वल कर दूं तो यहां से मुझे एन और आर इक्वल आ जाए और एम और एस इक्वल आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहां से फिर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 की पावर n हो गई, 2m प्लस 1 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 2 की पावर r हो गई, और यहाँ क्या हो गया, 2s प्लस क्या हुआ, 1 हुआ। इसको इधर लेके आए तो 2 की पावर n माइनस क्या हो गया, r हो गया, और इसको रखा तो ये क्या हो जाएगा, 2s प्लस 1 अपॉन क्या है, 2m प्लस 1। अब देखो आपको पता है एक सिंपल सा है, 2 की पावर कुछ भी होगा, यहाँ पे चलो आप एक और कंडीशन भी ले सकते हो, क्योंकि आपने 2 कोई वैल्यू पिक करी है तो n है वो क्या है, r से बड़ा है, तो n r से बड़ा ले लिया, तो यहाँ पे जैसे 2 की कोई पॉजिटिव पावर होगी, जैसे 1 2 3 जो भी है, तो यहाँ पे 2 की कुछ भी पावर होगी, जैसे 2 का पावर 1 हुई तो 2 मिला, स्क्वायर करा तो 4 हुआ, क्यूब हुआ तो 8 हुआ, 4 करा 2 की पावर तो 16 हुआ। तो ये हमेशा आपको पता है क्या है, इवन नंबर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपको s कोई इंटीजर है, भले कोई भी हो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई 7 को करो या 8 को करो, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको इवन नंबर ही मिलेगा, और इवन नंबर में आप 1 ऐड कर दोगे तो ऑड मिल जाएगा। और देखो ये सेम तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने लेट करा, अलग अलग एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये आपका कोई भी ऑड वैल्यू है, ये कोई भी ऑड वैल्यू, मतलब फ्रैक्शनल मिलेगा, और जो नंबर मिलेंगे क्या मिलेंगे, ऑड नंबर मिलेंगे। तो समझ गए ना। तो अब 2 इधर फंक्शन इक्वल करे तो ये वापस एक ही केस में इक्वल होंगे, कब, जब n इक्वल्स टू, ये इक्वल कब होंगे, क्योंकि यहाँ इवन मिल रहा है, यहाँ ऑड नंबर मिल रहा है, तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कब हुआ, मतलब ये दोनों इक्वल है ना, तो इस कॉन्ट्राडिक्शन से यदि बचना है ना, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबल वे, वो क्या है कि n r के इक्वल हो जाए और यहाँ s किसके इक्वल हो जाए, m के। तो n r के इक्वल होते हैं यहाँ 2 की पावर 0 हो जाएगी, 1 आ जाएगी, और s और m इक्वल होते क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के इक्वल हो जाएगा। मतलब जो हम चाह रहे हैं वो प्रूव हो जाएगा कि 2 एलिमेंट को डोमेन के इक्वल करे तो 2 एलिमेंट किसके, डोमेन के भी इक्वल हो गए। तो ये आपका हो गया 1 1 का। अब अपन दोनों को मिक्स करने वाला लिखते हैं, जो बाइसेक्टिव फंक्शन होते हैं, जिसको बाइसेक्शन बोलते हैं, और या फिर 1 1 ऑन 2 बोलते हैं, वो लास्ट वाला पोर्शन है वो कर देते हैं, फिर यहाँ पे आपके फंक्शंस की नॉर्मल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशंस हो जाएंगे। अब देखो दूसरा आपका केस क्या हो गया, बाइसेक्टिव फंक्शन। ये करते हैं अपन बाइसेक्टिव फंक्शंस। बाइसेक्टिव फंक्शंस बोल सकते हो इसको, 1 1 ऑन 2 फंक्शंस भी बोल सकते हो, और इसको बाइसेक्शन भी बोल सकते हो। अब देखो इसको जो 1 1 ऑन 2 और जो बाइसेक्शन हो गया, बाइसेक्टिव फंक्शन हो गया, ये बेसिकली क्या है कि भाई 1 1 हो तो उस केस में क्या होता है, दोनों चीजें भाई। अब इसका फंक्शन की डेफिनेशन तो बहुत सिंपल हो गई, पहले तो चलो लिख दो, a है
वो भी कोई एम्प्टी सेट नहीं है, रियल नंबर का कोई सबसेट होगा, बी है वो भी क्या एम्प्टी सेट नहीं है, दीज टू सेट्स आर एनी सबसेट्स ऑफ रियल नंबर हो गए। तो यहाँ से ए से बी में मैपिंग हो रही है, ये है इज 1 1 on 2 1 1 and on 1 1 on 2 function if यदि क्या हो जाएगा, f क्या है, ए बी इज 1 1 and on 2, मतलब ये 1 1 भी हो on 2 हो, दोनों हो जाए तो उसमें 1 1 on 2 हो जाएगा। तो इसका तो कोई इतना सेंस ही नहीं है। फिर इसको चलो अच्छे से समझते हैं। अब देखो यहां इसको लिखते कैसे, इसका वो देखो, यदि एफ ए से बी में हो रहा है मैपिंग और ये बोल रहे हैं 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो पहला यदि एफ ए से बी में 1 1 है तो यहां से एक चीज निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है, आपको पता है 1 1 में हर एक एलिमेंट की क्या होगी, अलग इमेज होगी। तो यहाँ जो भी एलिमेंट है उसकी क्या हो जाएगी, अलग इमेज हो जाएगी। तो ए से आपको बी में एलिमेंट क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। और यदि आपका ये आपका ए से बी यदि बोले ऑन टू है, तो ऑन टू में क्या हो जाएगा, अलग अलग को डोमेन की डोमेन में प्री इमेज जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इस केस में आप कंक्लूड कर सकते हो कि ए किससे ज्यादा है, बी से बड़ा है। और 1 1 on 2 के लिए आपको दोनों चीजें चाहिए, तो 1 1 on 2 का क्या केस बन जाएगा, 1 1 on 2 का केस बन जाएगा, जो ए की कार्डिनलिटी है वो बी की जो कार्डिनलिटी है उसके क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो बस सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कुछ था ही नहीं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। इसमें आपको इतना डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पूछो कैसे, क्योंकि अपन ने पहला जो डायग्राम बनाया था, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने बोला था कि एक लाइन लेनी है, इसको ले लिया क्या, ये आपका क्या ले लिया, ए है जो आपका डोमेन है, आपका बी है वो क्या है, को डोमेन है। तो अपन ने ऐसे लाइन ड्रॉ करी थी। पहले केस में अपन ने क्या बोला था कि लाइन है वो एटमोस्ट अ लाइन पासिंग थ्रू को डोमेन एंड पैरेलल टू डोमेन मस्ट इंटरसेक्ट, 1 1 की बोल रहा हूं, मस्ट इंटरसेक्ट द कर्व y इक्वल्स टू fx एट मोस्ट वंस, मतलब एक बार इंटरसेक्ट होनी चाहिए। अगले वाले में सेम ही लाइन थी, वो जो डायग्राम बनाया था उसमें बोला था एटलीस्ट वंस, तो एक बोल रहा है एक मैक्सिमम एक बार टच होनी चाहिए, लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए, दूसरा बोल रहा है कम से कम। तो दोनों चीजें कब सेटिस्फाई होगी, जब लाइन है वो क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली एक बार इस कर्व को इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो ये अपन लिख देते हैं यहाँ से, डायग्राम का इतना नीडेड नहीं है। तो यहाँ पे ये लिख दिया, f है a से b है, ये फंक्शन है, फंक्शन इज 1 1 and on to if अ लाइन, एक जो लाइन होगी जो आपके लाइन पासिंग थ्रू किससे पास हो रही है बताओ, यहां से आपके को डोमेन से, एंड पैरेलल टू, ये पैरेलल का सिंबल हो गया, पैरेलल टू डोमेन इंटरसेक्ट द कर्व y इक्वल्स टू fx एग्जैक्टली वंस, एक ही बार इसको इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी इतना कोई परेशान करने वाला नहीं है। तो अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। फिर यहाँ पे ये आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद में एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगा सारा यहाँ से। अब देखो यहाँ से अपन बात करते हैं नेक्स्ट कौन सी, टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, सॉरी 1 1 ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस। ये ले लिया f है, a से b में हो रहा है, a की कार्डिनलिटी हमने लेट करी है n और b की क्या लेट कर ली है, m लेट कर ली है। तो कितने ऐसे फंक्शन बनेंगे, तो देखो यदि अपन ने बोला है कि a की कार्डिनलिटी n है और b की क्या है, m है, तो यहां से अपन ने ड्रॉ करा है 0 बन जाएंगे जब n और m इक्वल नहीं हो। समझ गए ना, क्योंकि हमें पता है कि इस केस में दोनों की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये अपन ने लेट, और दूसरा यहाँ पे n इक्वल्स टू m है, तो उस केस में कितने बनेंगे, चलो फिर ड्रॉ कर देते हैं। ये ले लिया a, ये ले लिया b, ध्यान से देखना, ये a और ये b,
इस बार अब एक चीज पता है n इक्वल टू m है, तो लेट कर लिया दोनों की वैल्यू क्या है n है, तो a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, डैश डैश डैश, यहाँ an हो गया, b1 हो गया, b2 हो गया, b3 हो गया, डैश डैश डैश, क्या हो गया bn हो गया। अब a1 के पास कितनी चॉइसेस है, a1 के पास ये चॉइस पड़ी, a1 के पास ये चॉइस पड़ी, समझ रहे हो ना, तो इसके पास कितनी चॉइसेस है, इसके पास n चॉइसेस है, n चॉइसेस है। और A2 के पास कितनी चॉइसेस है, अब यहाँ पे एक इनमें से आउट ऑफ ऑल दीज n एलिमेंट्स इफ A will map on any of one element, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस लेफ्ट फॉर A2 कितनी हो जाएगी, n-2 हो जाएगी। तो अब n-2 क्योंकि ये एक को तो रिजर्व कर लेगा ना, फिर वापस मैप होते 1-1 कैसे रहेगा, 1 में जो अलग एलिमेंट है उनकी क्या होनी चाहिए, अलग इमेज होनी चाहिए। तो इसके लिए आपकी चॉइसेस कितनी होगी n-1, और इसके लिए कितनी होगी n-2। वैसे करते करते लास्ट में पूरे n-1 एलिमेंट क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे। फिर इसके लिए कितनी चॉइस रहेगी आपके पास, एक ही रहेगी। तो अब इसमें आपको पूछे कि कितने n, फिर n-1 n-2 ऐसे कर करके क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब देखो यहाँ पे आपके सारे जो फंक्शन है उसका मेन आपका पोर्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले अपन ने फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, फंक्शन में हमने सबसे काम की बात पढ़ी थी कि जो हर एक डोमेन का एलिमेंट होता है उसकी एक यूनिक इमेज होती है, मतलब ए के एक एलिमेंट में वो दो पे मैप नहीं होगा, मतलब दो इमेज नहीं होगी। ये मैन होती है फंक्शन की डेफिनेशन होती है। फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट यूनिक y इन b सच दैट fx इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। उसके बाद अपन ने पढ़ा था इसका क्या, जो ज्योमेट्रिक मीनिंग था उसमें अपन ने एक लाइन ली थी, अ लाइन थ्रू डोमेन एंड पैरेलल टू को डोमेन। यदि ये पैरेलल लाइन होगी वो यदि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो एक ही x की वैल्यू पे y की क्या मिल जाएगी, एक से ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी। तो वो हमने डिस्कस करा था कि वो एक बार इंटरसेक्ट करना चाहिए। और उसके बाद अपन ने समझा था टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। यदि a की कार्डिनलिटी क्या है n है और b की क्या है m है, तो m की पावर n होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होगा। बस काम की बात बता रहा हूं। और दूसरा हमने उसके बाद क्या पढ़ा था, 1-1 फंक्शन पढ़ा था। 1-1 फंक्शन में हमने समझा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन को डोमेन। और यहाँ पे हमें एक कंडीशन आई थी कि जो को डोमेन होता है उसकी कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए डोमेन से। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग पढ़ा था, और ज्योमेट्रिक मीनिंग के बाद टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया था। एक तो हमें एक टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या समझा था कि हर एक, जैसे आपने समझ लिया कि एक तो पहली कंडीशन तो क्या होगी यहाँ पे, जैसे b है उसकी कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, a से ज्यादा होनी चाहिए, ये चीज होगी। तो उसमें अब जितनी a की कार्डिनलिटी है वो उतनी ही जगह मैप करेगा। तो समझ लिया a की कार्डिनलिटी क्या हो गई, n हो गई। तो इधर तो आपका आएगा फैक्टोरियल n, जैसे एक एलिमेंट रिजर्व हो गया, दूसरा ऐसे, तो यहाँ फैक्टोरियल n था, और यहाँ दूसरा इन m में से n एलिमेंट चूज करने का क्या हो गया, MCN आपका हो गया ये। इज दैट क्लियर? तो यहां हमने ये डिस्कस करा था। उसके बाद हमने जो तीसरा पॉइंट था वो था ऑन टू फंक्शन वाला। ऑन टू फंक्शन के लिए अपन को पता है डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ को डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन डोमेन, और या फिर बोल दो रेंज और को डोमेन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ एक भी एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। इसमें हमने समझा था कि b से a की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए, यही अपन ने डिस्कस करा था। और यहाँ पे अपन ने ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी इसका डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो मेन आपका फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला आया था कि वो अल्फा वाला आया था। अल्फा इक्वल टू होता है समेशन r इक्वल टू 0 से m-1 हो जाएगा, -1 की पावर वहां r था, और MCR और m-r की पावर क्या था, n था। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही काम का फॉर्मूला है। तो ऑन टू फंक्शन फिर यहाँ पे अपने सारे खत्म हो गए हैं। तो ये वापस मैंने एक बार रिवाइज कर लिया है। जो फॉर्मूलाज वगैरह है उन पे स्पेशल ध्यान रखना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल।